जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई पॉलिटिकल में। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं मुग़ल काल के बारे में। इसमें हम लोग बात करेंगे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और जितने भी आपके मुग़ल बादशाह रहे हैं उन सभी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs या फिर क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये टॉपिक आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देने जाओ उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इसको बार बार रिवीजन करिएगा। उससे ये होगा कि चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और एक एडवाइस की हिस्ट्री है तो इसको एक स्टोरी की तरह आप लोग सुनिएगा, ठीक है। आपको चीज़ें खुद ब खुद याद होती चली जाएंगी। तो आइए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करेंगे मुग़ल साम्राज्य के बारे में। मुग़ल साम्राज्य एक इस्लामी तुर्की मंगोल साम्राज्य था जो कि 1526 में स्टार्ट होता है, जो कि 17वीं शताब्दी के लास्ट तक एग्जिस्ट करता है जब तक अंग्रेज़ों का शासन स्टार्ट नहीं हो जाता, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासकों की तो इनका ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है आपका बाबर, जिसने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद आता है हुमायूं, फिर अकबर, उसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर उसका बेटा औरंगजेब, फिर बहादुर शाह, उसके बाद फर्रुख शेर और सबसे अंतिम मुग़ल बादशाह होता है आपका बहादुर शाह द्वितीय। तो आपको एटलीस्ट औरंगजेब तक का आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसको एक बार जल्दी से अगर आप लोग रिपीट कर सको तो मेरे साथ साथ करो। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और आलमगीर, ये सभी मेन मुग़ल बादशाह थे जिनके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाबर की। तो बाबर का जन्म फरगना में होता है और उसकी मृत्यु आगरा में होती है, ठीक है। बट उसकी जो समाधि है वो कहाँ पे बनी है, तो वो काबुल में बनी है। तो उसकी समाधि आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, ये आपके क्वेश्चंस पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। तो बाबर की समाधि कहाँ पर थी, काबुल में थी। उसकी संतानों की बात की जाए तो हुमायूं, कामरान मिर्ज़ा और गुलबदन बेगम उसके संतानें थीं और इसका घराना तैमूर के राजवंश का था, ठीक है। पिता उमर शेख मिर्ज़ा थे और माता कुतलुग निगार खानम थीं। बाबर के बारे में सबसे विश्व प्रसिद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। तो यहाँ पे 21 अप्रैल क्यों याद रखना है, क्योंकि 1526 हर किसी को याद है बट एग्जामिनर एडवांस हो चुका है तो वो आपसे 1526 नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा 21 अप्रैल, 21 मई, 21 जून, 21 अगस्त, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसीलिए याद रखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को। और इस युद्ध में बाबर ने तुलुगमा पद्धति का यूज किया था, ठीक है। फिर बात आती है खानवा के युद्ध की, जो कि 17 मार्च 1527 को होता है और इसमें मेवाड़ के शासक राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध होता है, जिसमें राणा सांगा की हार हो जाती है। और इसी युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण युद्ध होता है जब उसने चंदेरी पर आक्रमण किया। तो चंदेरी पर उस समय वहाँ का शासक कौन था, मेदिनी राय खंगार था, ठीक है। फिर इसके बाद एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है घाघरा का युद्ध, जो कि महमूद लोदी और बंगाल के शासक नुसरत शाह ने मिल कर के बाबर पर आक्रमण किया, लेकिन बाबर उनको सफलतापूर्वक हरा देता है और इस तरीके से मुग़ल साम्राज्य को भारत में एक सुदृढ़ नींव प्रदान करता है, ठीक है। बाबर की आत्मकथा की बात की जाए तो ये बाबरनामा के नाम से फेमस है। आपके लिए एक टास्क ये है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी हुई है, ये आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाबर के बाद हम लोग बात करेंगे उसके बड़े बेटे हुमायूं की। हुमायूं का जन्म
काबुल में होता है और निधन दिल्ली में होता है। इसीलिए इसकी समाधि भी कहाँ बनी? दिल्ली में ही बनी, जिसे हुमायूं के मकबरे के नाम से जाना जाता है। हुमायूं को उसके सौतेले भाई कामरान मिर्जा ने उससे काबुल और लाहौर का शासन अपने हाथों में ले लिया था। ठीक है। फिर हुमायूं के शासनकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध उसने लड़ा था वो रहता है बेलगाम का युद्ध, जिसमें उसको शेर शाह सूरी ने हरा दिया था और जिसकी वजह से उसे भारत छोड़ करके काबुल और सिंध में जाना पड़ता है। ठीक है। तो बेलगाम का युद्ध किसने जीता? शेर शाह सूरी ने जीता था। ठीक है। 1555 में जब शेर शाह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद हुमायूं शेर शाह के अधिकारियों को हराता है और वापस से दिल्ली आकर उस पर कब्जा कर लेता है। ठीक है। हुमायूं की आत्मकथा हुमायूं नामा है, जिसे उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम्स में। तो हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये हुमायूं का मकबरा है जो कि दिल्ली में स्थित है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अकबर की। जलालुद्दीन अकबर, जो कि मुगल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसका जन्म अमरकोट किले में होता है, जो कि सिंध में होता है। जब हुमायूं निर्वासित जीवन बिता रहा था उसी समय वहाँ पर उसका जन्म होता है। और उसका निधन कहाँ पर होता है? फतेहपुर सीकरी, आगरा में। और समाधि भी उसकी बेहिस्ताबाद सिकंदरा, आगरा में बनाई जाती हैं। ठीक है। तो अकबर का राज्यारोहण के बाद जो सबसे पहला युद्ध होता है वो होता है पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है। जो कि 5 नवंबर 1556 को होता है। अब देखो, अभी आप तुरंत बताओ पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है। और दूसरा युद्ध कब हुआ? 5 नवंबर 1556 को। ठीक है। तो आपको ईयर के अलावा आपको डेट भी स्पेसिफिकली याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर इसी तरीके से आपके एग्जाम्स का लेवल बढ़ाता है। ठीक है। तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, जिसमें अकबर ने हेमू को हरा दिया था। और अकबर की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? उसका संरक्षक बैरम खां कर रहा था। ठीक है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध अकबर के शासनकाल में होता है हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 18 जून 1576 को होता है, जिसमें अकबर ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को हरा दिया था। इस युद्ध में मुगलों का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह ने किया था। ठीक है। अकबर ने बहुत सारे राजपूतों के साथ विवाह संबंध स्थापित किए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आप सभी ने जोधा अकबर मूवी देखी होगी। तो उसमें जो राजा भारमल की पुत्री थी हरखा बाई, जिनको हम लोग जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं, उनके साथ अकबर ने विवाह किया था, जो कि विवाह के बाद कन्वर्ट होकर के मुस्लिम बन जाती हैं और उनका नाम हो जाता है मरियम उज जमानी। तो मूवीज़ में कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, बट हिस्ट्री कुछ अलग है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं अकबर कालीन कला, विद्वान और कुछ ज़रूरी फैक्ट्स के बारे में। तो ये देखिए, यह है अमर सिंह द्वार, जिसको कि आगरा के किले में बना हुआ है। ठीक है। तो अमर सिंह द्वार कहाँ पर है? आगरे के किले में। फिर आते ही बात अकबर का मकबरा, ये कहाँ पर है? तो ये आपके सिकंदरा में स्थित है। ठीक है। फिर फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा, तो फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? किस राज्य में है? ये आपके यूपी में है। ठीक है। फिर बात आती है अकबर के नवरत्नों की। जैसा हम लोगों ने पिछले क्लास में जब हम लोग गुप्त वंश पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों के बारे में। उसी हिसाब से अकबर के 9 रत्न भी फेमस हैं। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। तो उसके जो प्रमुख 9 रत्न थे वो ये थे। सबसे पहले आता है नाम अबुल फजल का, जिसने अकबरनामा और आईने अकबरी रचा था। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी रचा था। ठीक है। ये पहला हुआ। फिर दूसरा फैजी होता है, जो कि अबुल फजल का भाई होता है,
जो कि खुद में एक बहुत ही फेमस कवि था। फिर तीसरा तानसेन, हर कोई जानता है। बीरबल, अकबर बीरबल की कहानियाँ सबने सुनी है। चौ पांचवा राजा टोडरमल, जो कि अकबर के वित्त मंत्री थे और इन्होंने विश्व की पहली भूमि लेखा जोखा और मापन प्रणाली तैयार की थी। और इसके बाद महत्वपूर्ण जो दूसरे उनके नवरत्नों में से एक हैं वो हैं राजा मान सिंह, जो कि आमेर के कछवाहा राजपूत के राजा थे। ठीक है। और वो अकबर की सेना के प्रधान सेनापति भी थे, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में, आप सभी ने अभी पढ़ा, कि मुगलों की ओर से नेतृत्व किया था। तो इन 9 रत्नों में अगर मैं आपसे कहूँ कि किनका नाम आपको ज़्यादा याद रखना चाहिए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मुझे 2 नाम सेलेक्ट करने हो तो वो होंगे आपके राजा टोडरमल और राजा मान सिंह। ठीक है। इन दोनों से आपके क्वेश्चन बहुत बार फ्रेम हो चुके हैं। तो राजा टोडरमल कौन थे? वित्त मंत्री थे। और राजा मानसिंह कौन थे? सेनापति थे। ठीक है। इन सभी के अलावा 3 और जो महत्वपूर्ण नवरत्न थे वो थे अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा, जो कि उनके आदत में था कि वो खाने में 2 प्याज ज़रूर खाते थे, इसलिए उनको ये नाम पड़ गया था। ठीक है। तो ये थे अकबर के 9 रत्न। अकबर ने दीन ए इलाही नाम से एक नया धर्म शुरू किया था 1582 में, और कहा जाता है कि केवल राजा बीरबल ने ही इस धर्म को अपनाया था, वो भी अकबर की प्रसन्नता के लिए, और उनकी मृत्यु के साथ इस धर्म को अपनाने वाला कोई भी नहीं बचा। ठीक है। अकबर के बाद हम लोग बात करते हैं अब जहांगीर की। जहांगीर, जिसको हम सलीम के नाम से भी जानते हैं, इसका जन्म फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में हुआ था, इसीलिए इसका नाम सलीम रखा जाता है। ठीक है। और इसका निधन चिंगारी सीरी में होता है, लेकिन इसकी समाधि शाहदरा लाहौर में बनाई जाती है। और इसकी पत्नी थी नूरजहाँ, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, जहांगीर और नूरजहाँ की जोड़ी। तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 1605 में इसने कई उपयोगी सुधार लागू किए थे। उसने फरियादी की दाद रस्सी के लिए अपने महल की दीवार से जंजीर लटका दी थी कि कोई भी चाहे तो आके उस जंजीर को बजाएगा तो डायरेक्ट राजा को पता चल जाएगा। इसको जंजीर संतुलन कहा जाता था। तो ये जंजीर संतुलन किस राजा ने किया था? ये जहांगीर ने किया था। 1605 में उसके सबसे बड़े बेटे खुसरो ने विद्रोह किया। कब किया? 1605 में। और उसके बेटे खुसरो को समर्थन देने के वजह से जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। ठीक है। फिर अंग्रेज सर टॉमस रो, ये अंग्रेजी राजदूत होता है जो कि पहली बार भारत का व्यापारिक अधिकार करने के इरादे से आता है और जहांगीर से मुलाकात भी करता है। तो टॉमस रो किसके शासनकाल में आया था? जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी नाम से लिखी है, और इस आत्मकथा में उसने बताया कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि नूरजहाँ बेगम की माँ अस्मत बेगम ने आविष्कार किया था। तो गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने आविष्कार किया था? नूरजहाँ की माँ ने, जिनका नाम क्या था? अस्मत बेगम था। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जहांगीर के शासनकाल को मुगल काल का चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो जहांगीर के बाद हम लोग बात करते हैं शाहजहाँ की। शाहजहाँ, जिसका शुरुआती नाम खुर्रम होता है, इसका जन्म लाहौर पाकिस्तान में होता है, मृत्यु आगरा के किले में होती है, और इसकी समाधि कहाँ बनी हुई है? ताजमहल में। ठीक है। 1616 में शाहजहाँ द्वारा दक्षिण के अभियान में सफलता प्राप्त करने पर 1617 में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि प्रदान की थी। तो किस अभियान की वजह से उसको ये उपाधि मिली? दक्षिण के अभियान में सफलता प्राप्त करने पर। किस सन में मिली? 1617 में। ठीक है। शाहजहाँ के समय बुंदेलखंड का विद्रोह होता है, जो कि 1628 से 1636 तक चलता है। उसके अलावा खाने जहाँ लोदी का विद्रोह होता है।
तो इन दो विद्रोहों को आप लोग याद रखिएगा। शाहजहां के अंतिम वर्षों में उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जो कि उसके चारों पुत्रों दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच में होता है। लेकिन इसमें मेन दो कॉम्पिटिटर बचते हैं, दारा शिकोह और औरंगजेब। और जैसा कि हम सभी को पता है कि औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया था। ठीक है। शाहजहां के शासनकाल में उसके दरबारी अब्दुल हमीद लाहौरी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पातशाह नामा। तो पातशाह नामा किसने लिखा? अब्दुल हमीद लाहौरी ने। ये किसके दरबारी कवि थे? ये शाहजहां के दरबारी कवि थे। ठीक है। और कहा जाता है कि पातशाह नामा शाहजहां के शासन का प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत करता है। ठीक है। और शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो जहांगीर का भी हम लोगों ने पढ़ा, वो चित्रकला का स्वर्णकाल था। ठीक है, पेंटिंग का गोल्डन एरा था। बट शाहजहां का क्या था? मुगल काल का स्वर्णकाल था। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, इतनी बातें। फिर शाहजहां ने बहुत सी खूबसूरत बिल्डिंग्स बनवाई हैं, बहुत सारा आर्किटेक्चर बनवाया है। तो कौन कौन से फेमस आर्किटेक्चर है उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका दिल्ली का लाल किला, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है। इसके बाद आती है जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में ही स्थित है, इसे भी शाहजहां ने करवाया था। नौलखा पवेलियन, इसे भी शाहजहां ने बनवाया था। आगरा का किला शाहजहां ने निर्मित करवाया था। मोती मस्जिद, जो कि लाल किले के अंदर है, इसे भी शाहजहां ने बनवाया था। और ये बिल्डिंग, इसका नाम आप सभी को पता है, जिसको अभी तुरंत पता है वो ये बताए कि इस बिल्डिंग के वास्तुकार कौन थे। ये मुझे कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत बताइएगा। ठीक है। तो शाहजहां के बाद अब हम लोग बात करते हैं औरंगजेब की। औरंगजेब, जैसा कि आप देख सकते हो, इसके साम्राज्य विस्तार को आप देख सकते हो, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत पर उसका विस्तार था। तो एक तरीके से औरंगजेब अपने साम्राज्य विस्तार में काफ़ी हद तक सफल रहता है। ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मराठा सेना, जिसने इसके साम्राज्य विस्तार में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किया, इसको निरंतर परेशान करते रहे। उसके अलावा दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा के शासन, इन दो से औरंगजेब अपने अंतिम समय में बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। औरंगजेब फेमस किस लिए? अपनी धार्मिक नीति के लिए, अपने धार्मिक कट्टरता के लिए। उसने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया था। और 1669 में औरंगजेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव राय मंदिर को तोड़वाया था, उसका विध्वंस कराया था। तो किस सन में? 1669 में। ठीक है। औरंगजेब के समय जजिया कर दोबारा लागू किया जाता है, जो कि औरंगजेब ने बंद करवा दिया था। और जैसा हम लोग सोचते हैं कि औरंगजेब को चीज़ें पसंद नहीं थी, बट 1678 में उसने अपनी बीबी के लिए बीबी का मकबरा, उसने अपनी पत्नी राबिया दुर्रानी की याद में बीबी का मकबरा बनाया, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में था। ठीक है। तो ताजमहल के बाद ये दूसरा ताजमहल, जो कि औरंगजेब ने बनवाया। ठीक है। तो उसकी पत्नी का नाम क्या था, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये था उनका नाम रबिया दुर्रानी। और ये बीबी का मकबरा कहाँ पे है? ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है। तब बात करते हैं मुग़ल साम्राज्य का पतन आखिर क्यों हुआ, क्या इम्पोर्टेंट कारण थे जिनके वजह से ये मुग़ल साम्राज्य की गिरावट आई। सबसे पहली बात आती है 18वीं शताब्दी में इस साम्राज्य ने पर्शिया के नादिर शाह और अफ़गानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली जैसे हमलावरों के लूट को सहा, जिसे निर्बल मुग़ल शासक सह नहीं पाए, और जिस वजह से मुग़ल साम्राज्य का पतन शुरू होता है। 1803 में अंधे और शक्तिहीन शाह आलम ने औपचारिक रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया था। और ये संरक्षण स्वीकार करना सीधी सीधी बात है कि अंग्रेज़ों के डोमिनेंस को उसने एक्सेप्ट कर लिया था। अंतिम मुग़ल सम्राट 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश द्वारा अपदस्थ और बर्मा में निर्वासित कर दिए जाते हैं। ठीक है। तो इतनी बातें कारण थी मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है
कि इनमें से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ गलत मैच हुआ है? राणा सांगा बाबर, पृथ्वीराज चौहान और अकबर, जुझार सिंह और शाहजहां, जसवंत सिंह और औरंगजेब। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।